थे, जिसमें उनका ये कहना था आइन में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन कर दी गई। जो आइन में दी गई आज़ादी पर आयद वाज़े क़यूद की पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मादरे वतन के दिफा, इज्जत और वक़ार के लिए कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इसी से मुतालिक हम तज्जिया लेंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज एक बड़ा अहम खिताब किया गया है आर्मी चीफ की जानिब से। बहुत से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जिस पर उन्होंने बात की, लेकिन खास तौर पर जो आज़ादी इजहार और जो प्रोपोगेंडा है इस सोशल मीडिया के दौर में, उसके ऊपर उन्होंने बात की। कैसे आप तज्जिया करेंगे उनकी गुफ्तगू का? हाँ जी, ये काफी क्लियर मैसेज है और उन्होंने जो पहले भी इस बात का तज़किरा वो कर चुके हैं और डिसैमिनेट भी हो चुका है डिफरेंट फोरम्स पे। वो अब ये देखिए, ये जो कुछ ऐसे इदारे होते हैं मुल्क में जो कि जिनका तकद्दुस बाहर तौर सब पे लाजिम है, और जितने भी इदारे हैं वो एक मरबूत कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लड़ी में जुड़े हुए हैं और हर एक पे लाजिम है कि वो अपनी हदूद व कयूद उनको वो मद्देनजर रखे उसमें, और इंस्टीट्यूशनल ओवर रीच ना हो और कोई इदारा उस पे उंगली नहीं उठानी चाहिए सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म सियासी मुफादात के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए। बदकिस्मती से ये सोशल मीडिया रेवोल्यूशन और साथ उसके जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे एनोनिमिटी होती है और एल्गोरिदम ड्रिवन ये जो एज आ गया है जिसमें आप डीप फेक्स और एल्गोरिदम्स को मिसयूज करना फॉर प्रोपेगेटिंग एक पर्टिकुलर नैरेटिव, ये कॉमन चीज बन गई है और ये सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन ऑफ थॉट और पोलराइजेशन को जन्म ले रही है। ये इंतहाई मनफी और खतरनाक रुझान है जो किसी भी माशरे की तारोपोद बखेरने के लिए ये बहुत खतरनाक किरदार अदा करता है। तो इसी की तरफ उन्होंने ये निशानदेही की है कि किसी भी इदारे को जो ये इसकी बात करते हैं कि जी इदारों को अपनी इंस्टीट्यूशनल हुदूद में रहना चाहिए, उनको भी इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि जब एक इदारा या एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी वो अपनी हदूद और कयूद से तजावज़ करेगी तो उसका नेचुरली एक रिएक्शन आएगा जो ना मुनासिब नहीं होगा, ना ही वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के लिए, ना सोशल कोहेजन के लिए, और ना ही हमारी कल्चरल जो इंटेग्रिटी है पाकिस्तान की उसके लिए सूदमंद या फ़ायदेमंद है। और ये एक बड़ा क्लैरियन कॉल है कि जो बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की कि वो अपनी हदूद में रहें, तो उनको भी अपनी हदूद का पता होना चाहिए और बगैर उसके कि वो इस चीज़ को माने और उस कौमी धारे में शामिल हों, अगर वो पोलराइजेशन को फ़रोग देते रहेंगे, वो एक किसी के बैरूनी या दाखिली एजेंडे पे अमल पैरा रहेंगे, तो फिर इंस्टीट्यूशंस को भी अपना जो दिफा करने का पूरा हक हासिल है, क्योंकि आजकल जो अंदरूनी जो खोखला करते हैं आपकी जड़ों को, ये इसी किस्म के मनफी बयानिए करते हैं। और इस चीज़ का उन्होंने जिक्र उस मौके पे किया जब एक नया कोहोर्ट एयरफोर्स का वो अपनी जिम्मेदारियां संभालने वाला है प्रोफेशनल का, और आने वाले दिनों में वो इम्पोर्टेंट ओहदों पे होंगे, तो इस वक्त वो उनके सामने ये चीज़, उस चीज़ को क्लियर कट रखना, उस चीज़ को उनके अजहान में जो बहुत सा सोशल मीडिया अभाम पैदा कर रहा है उसको दूर करना। बिल्कुल बिल्कुल राशिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं बिल्कुल जो अखलाकियात और ये जो सोशल मीडिया पे जो मुआमला चल रहा है, इसके साथ साथ एक सियासी बहरान पैदा हो चुका है। इस सियासी बहरान को लेकर जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमें ज़रूरत थी, वो क्या देख रहे हैं कि अब हमें किन इक़दाम की जानिब जो हमें बढ़ना चाहिए आगे? देखें, हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसाइल हम दो चार हैं वो सबके सामने हैं। हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के दर पे है कुछ फोर्सेस जिन्होंने प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक जाल फैलाया हुआ है, टीटीपी का टेररिज्म है, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम आईएमएफ के प्रोग्राम से बर्दाश्त हैं, और दाखिली इंतशार इस स्टेज पे तो हम बिल्कुल उसके मुतामिल हो ही नहीं सकते। हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है जो पॉलिटिकल भी हो, इकोनॉमिक भी हो, और उसमें जो हमें बाहर की तरफ से दाखिली
इंतशार का सामना है जो एक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान। राशिद वली साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा पे उन्होंने जिक्र किया हदूदो कयूद का और आइन का हवाला दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग अपने हदूद का ख्याल नहीं रखते वो फिर दूसरों पर भी उंगली नहीं उठा सकते। आप कैसे एनालिसिस करेंगे उनकी स्टेटमेंट का? जी, बात तो बिल्कुल ठीक है। बात ही हदूद की होती है। इशू पैदा ही वहीं से होता है जब हम अपने हदूद से निकल के दूसरे के हाथ में जाके ट्रेस पासिंग करते हैं। प्रॉब्लम ही वही है, हर कोई दूसरे पे उंगली उठाता है, अपना जो उसके फराइज हैं, जो उसकी जिम्मेदारी है, उस तरफ को देखता नहीं है। तो आर्मी चीफ का बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि आइन भी इस मामले में बहुत क्लियर है। आइन हर किसी की जिम्मेदारियों का आइन ने तयन किया है, उन जिम्मेदारियों के अंदर है कि हमें काम करना चाहिए। और उनका ये कहना है कि हमें अपनी आइनी हदूद का पता है, सबको पता होना चाहिए। ये भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है। सबको पता होगा तो मामला ठीक होंगे। आइन बहुत क्लियर है कि आज़ादी राय क्या है, किसको किस हद तक जाके अपनी राय का इज़हार करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम आज़ादी राय में हम समझते हैं कुछ लोग शुतर बेमहार है, उनको रोक नहीं सकता, और जिसके मर्जी तलक वो प्रोपेगेंडा करता रहे, किरदार कशी लोगों की करते रहे। इससे मुल्क में अनारकी पैदा होती है, बगैर यकीनी पैदा होती है, जिसका यकीन पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता। तो आर्मी चीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब था, उसके कंटेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और फौरन तो जाहिर है था ही बहुत इंपॉर्टेंट, यंग ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स के जिन्होंने कमीशन लिया डे 1, उनके लिए इस तरह का मैसेज क्रिएट जाना उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी साबित होता है, उनकी राह भी मुतय्यन करता है, उनके डायरेक्शन भी मुतय्यन करता है। तो आर्मी चीफ के आज के खिताब के तमाम पहलू बहुत इंपॉर्टेंट थे। मेरे ख्याल में उसके कम से कम दो पहलू ऐसे हैं जिनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जिन पे बात भी करनी चाहिए। एक अपनी अपनी आईनी हदूद की बात, और दूसरा आज़ादी राय की बात। इसमें फिर सोशल मीडिया सब लोग आ जाते हैं, और इसी वजह से मुल्क के अंदर खुद साख्ता किस्म के बहरान पैदा किए जाने की कोशिश की जा रही है। ताकि बहरानों की ना उनकी कोई तुक बनती है, ना हकीकत से पे वो मबनी चीजें हैं। इलेक्शन हुए हैं, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, बट ये जब तमाम ये काम हम करेंगे, इन तमाम चीजों को हम हरकतों से, इन बातों को, इन कयूद को, इन हदूद को पामाल करेंगे जो कि आमिर चीफ ने कहा है, तो फिर यही होगा जो कि एक्चुअली होना नहीं चाहिए। लेकिन हमें इस पे बात भी करनी चाहिए, अपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए, और सबको बताना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए इन मुश्किल हालात में, जब आप इकोनॉमिकली इतने खतरात को फेस कर रहे हैं। और इकोनॉमिक जब आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बड़ा रास्त ताल्लुक है आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, और वो हमने खुद पैदा करनी है। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें वो जब फैक्टर्स पूरे के पूरे उन पे आप अमल नहीं करते, कुछ आपके इख्तियार में, कुछ आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो मुल्क के अंदर दाखिली तौर पर जो पैदा करने की हर वक्त कोशिश की जाती है, उस पर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर सब मिल बैठे और अपनी अपनी अना को पीछे रखे। तो आर्मी चीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम, इसको मेरा ख्याल हर किसी को समझना चाहिए। इतनी बड़े फलसफे की बात नहीं है, उन्होंने आसान आम फहम जबान में बात की है। लेकिन जो लोग जानबूझ के नहीं समझना चाहते तो खैर अब किसी के पास इलाज नहीं है। बट मुल्क की एक बहुत बड़ी अक्सरियत आवाम की इन बातों को समझती है और उनसे इत्तेफाक भी करती है, और वो समझते हैं कि इन्हीं चीजों को अगर हम आगे लेके चलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल, बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से, खास तौर पर आईनी हदूद का ख्याल रखने से मुतालिक और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले के ऊपर भी। बाबर अलाउद्दीन साहब, आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, आपका शुक्रिया। राशिद वली साहब, आपने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, आपका भी शुक्रिया। वेलकम बैक। बात करेंगे, तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात पर वाइट पेपर जारी कर दिया है। 8 फरवरी से कबल पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर की जानिब से मजीद कहा गया कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। फॉर्म 47 के जरिए हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। कौमी असम्बली की 180 सीटें हम जीत चुके थे, हमारी सीटें फॉर्म 47 के तहत दूसरी जमातों को दी गई। और मजीद भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने 300 सफ़ात पर इलेक्शन से मुतालिक वाइट पेपर जारी किया है। उमर अयूब की जानिब से कहा गया कि हमारी सीटों को फॉर्म 47 के जरिए तब्दील किया गया। व्हाइट पेपर के 300 पेज में तमाम शवाहिद मौजूद हैं। 1500 और 260 अरब रुपए विफाक से लेने हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये कहा गया कि हम विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत को पैगाम दे रहा हूँ, मेरी बात को हल्का नहीं लेना। वफाकी हुकूमत को अंदाजा नहीं है कि किससे पंगा पड़ा है, ये कहा गया है उनकी जानिब से।
वफाकी हुकूमत हमारा हक खाकर चैन से नहीं बैठ सकती है। मजीद भी कहा कि जब मैं निकलूंगा तो पूरी आवाम को साथ लेकर निकलूंगा। एक मिसाल देने के लिए कुर्बानी भी देने को भी तैयार हूँ। अगर खजाने में माल ना आया तो फिर घुड़सवार वाला रूप धाड़ूंगा। मजीद भी कहा कि ये किसी पार्टी नहीं, सूबे की जंग है। अगर हक ना मिले तो फिर छीन कर लेना चाहिए। वफाक हमारा हक दे, सूबे की महरूमियों को दूर करेंगे। आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत छोड़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर और आसिफा भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मुमकिना जान नशीन होंगी। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ओहदा के चार्ज संभाला था तो उस वक्त बैरिस्टर गौहर की जानिब से पार्लियामेंट में ये एतराज़ उठाया गया था कि आसिफ जरदारी क्योंकि सदर पाकिस्तान भी हैं और एक पार्टी के भी जो है वो सदारत कर रहे हैं, तो उनको फौरी तौर पर पार्टी की सदारत से जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे गए थे और ये कहा गया था कि इस तरह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिवेल्प होता है और एक पार्टी को नवाजने का ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं। बेहतर यही होगा कि वो सदर पाकिस्तान है तो वो फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान के साथ साथ पार्टी का जो ओहदा है दोनों में से एक छोड़ने का जो है फैसला करे। जिसके बाद अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इजराइल का ये कहना है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत जो है वो छोड़ देंगे और फरियाल तालपुर और आसिफा भुट्टो के नाम ज़ेर गौर है। और इम्कान यही है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर जराए ये दावा कर रहे हैं कि दोनों में से किसी एक को अनअपोज जो है वो सिलेक्ट किए जाने का इम्कान है। पहले ये इजलास बुलाए जाने का फैसला चल रहा था कि इजलास बुलाया जाएगा और अब ये इतला सामने आ रही है कि जैसे वो इस्तीफा देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन पार्टी से, तो फौरी तौर पर दोनों में से किसी एक को अनअपोज जो है वो सदर मुंतखब किया जा सकता है। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। किसानों के मामले पर हम खामोश नहीं रहेंगे, ये कहना है हाफिज नईमुर रहमान का। हम किसानों के साथ खड़े होंगे। आम आदमी को तबाह और इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। गंदम इंपोर्ट किसने की, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये भी कहा गया है। तो किसानों के मामले पर हम खामोश नहीं रहेंगे और किसानों का साथ देंगे, उनकी जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहते हैं कि आम आदमी को तबाह और इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। गंदम इंपोर्ट किसने की, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और वफाक पंजाब हुकूमत को 4 दिन का वक्त दे रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये अल्टीमेटम दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि किसानों के मामले पर हम खामोश नहीं रहेंगे, हम किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आम आदमी को तबाह और इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। किसानों के हक में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली की एहतजाजी रैली। पीटीआई के कारकुन और अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। कारकुनों और रहनुमाओं की किसानों के हक और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का किसानों के साथ इजहार यकजहती। मॉल रोड पर पंजाब असम्बली के सामने धरना। जब तक हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी हम किसानों का साथ देंगे, अहमद खान की जानिब से ये कहा गया है। तो किसानों के हक में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। पीटीआई के कारकुन और अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 2.3 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 84 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि जल्जले का मरकज कराची के इलाके मलीर में था। कराची में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 2.3 रिकॉर्ड की गई।